तो हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा दिल्ली टूर का डे 2 और आज हम आ चुके हैं दिल्ली की सबसे आइकॉनिक हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक लाल किला। और भाई आज फिर से मेरे साथ हैं हमारे साले साहब, जिन्हें दिल्ली घुमाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने रखा है। आगे देखें। कल हमने कुतुब मीनार, इंडिया गेट और बांग्ला साहिब घूमा था और आज पूरा दिन डेडिकेट है रेड फोर्ट के नाम। तो ये है लाल किले का मेन गेट और ऑनेस्टली एंट्री से पहले ही पूरा रॉयल फील आने लगता है। बाहर बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई हैं, हालांकि देखने में थोड़ी डेकोरेटिव ज्यादा लगी थी, लेकिन टूरिस्ट लोग फुल फोटोशूट मोड में थे। कोई तोप के पास पोज बना रहा है, कोई पेट्रियोटिक रील बना रहा है और कोई बस ऐसे खड़ा है जैसे पूरा किला उसी ने बनवाया हो। फिर हमने मेन गेट से एंट्री ली और जैसे ही अंदर जाओगे ना, सबसे पहले बड़ा वाला एंट्रेंस एरिया दिखता है जहां ऊपर तिरंगा मास्ट लहरा रहा होता है। और ऑनेस्टली ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर फ्लैग देखकर अलग ही फीलिंग आती है। अब इधर हमारे साले साहब फिर से चालू हो चुके थे, जीजू सिनेमैटिक वीडियो बनाओ, और मैं पीछे पीछे पूरा कैमरामैन बना घूम रहा था। अब जैसे ही अंदर आगे बढ़ोगे, वहाँ काफ़ी सारी शॉप्स मिलती हैं, कपड़े, सोवेनियर्स, कॉन्सर्ट इन मुट्ठी जादियत से कई और कॉलेक्शन नेट्स, हिस्टोरिकल आइटम्स और वो चीज़ें भी जो देखकर लगता है भाई ये कौन खरीदता होगा, लेकिन टूरिस्ट फिर भी खरीद लेते हैं। फिर हमने एग्जीबिशन हॉल की टिकट ली और यहीं हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अंदर एक मूवी दिखाई जाती है रेड फोर्ट हिस्ट्री वाली, और उसका टिकट था 200 रुपये पे हेड। अब हमने सोचा इतना महंगा है तो कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा, लेकिन भाई अंदर गए, 10 मिनट की मूवी दिखाई और बाहर निकाल दिया। 2 लोगों के 400 रुपये ऐसे गए जैसे सैलरी आते ही EMI चली जाती है। तो अगर आप जाओ तो ऑनेस्टली ये वाला टिकट स्किप कर सकते हो, नॉर्मल एंट्री टिकट ही काफ़ी है। बाकी फर्स्ट टाइम साले साहब को लेकर आया था तो मैंने कहा चलो पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मूवी देखने के बाद जैसे ही बाहर निकले, वहाँ से एक्चुअल मज़ा शुरू हुआ। ऊपर एग्जीबिशन हॉल्स बने हुए हैं और ऑनेस्टली इतना डिटेल में सब बनाया हुआ है कि पूरा दिन आराम से निकल जाए घूमते घूमते। पूरा हिस्टोरिकल दिल्ली दिखाया गया है कि पहले शाहजहानाबाद कैसा था, दिल्ली कैसी दिखती थी, उस टाइम लोग कैसे रहते थे, सब कुछ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और भाई लाइटिंग इतनी बढ़िया थी, पूरा सिनेमैटिक फील आ रहा था। हर तरफ रेड थीम, पुराने डिज़ाइंस रुख, 3D मॉडल्स और हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन। फिर एक सेक्शन आया आगरा टू दिल्ली, जहां बताया गया था कि कैसे कैपिटल शिफ्ट हुई और उस टाइम क्या क्या चेंजेस हुए। अब ऑनेस्टली इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर सब आराम से पढ़ने लगना तो पूरा दिन कम पड़ जाए। हर हॉल में अलग चीज़ें थी, कहीं पुराने महलों के मॉडल्स, कहीं मैप्स, कहीं मॉन्यूमेंट्स के डिज़ाइंस और कहीं पूरा आर्किटेक्चर 3D में दिखाया हुआ था। और ऑनेस्टली कुछ डिज़ाइंस इतने रियलिस्टिक लग रहे थे कि लगा अभी मिनी शाहजहां बाहर आ जाएगा। फिर एक जगह पूरा रेड फोर्ट ऊपर से कैसा दिखता था, उसका 3D मॉडल रखा हुआ था। वो देखने में ऑनेस्टली काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। Across the courtyard lay the official entrance to the fort, the Nawab Khana. The Nawab Khana led into the court of Diwan-e or the hall of public audience. This was the court where the citizens could meet the emperor. Official functions and क्या है, कुछ दिख रहा है? शाहजहां दिख रहे हैं। फिर एक बॉक्स रखा हुआ था
जहाँ जाकर अंदर झांको तो दिखाते हैं कि शाहजहां के टाइम पर रेड फोर्ट कैसा दिखता था। पूरा सेटअप ऐसा था जैसे टाइम मशीन में घुस गए हो। अब आगे एक सेक्शन था जहाँ पुराने टाइम की ड्रेसेस रखी हुई थी, राजा महाराजाओं की पोशाक, रानियों के कपड़े, और उस टाइम के गार्डन्स में कौन से फ्रूट्स होते थे वो भी डिटेल में दिखाया हुआ था। अब ऑनेस्टली इतनी डिटेलिंग देखकर लगता है पुराने लोग डेकोरेशन और डिजाइन में अलग ही लेवल पर थे। फिर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें शाहजहांबाद की लूट और नादिर शाह के बारे में कुछ दिखाया गया था। इतिहास वाला पूरा सेक्शन ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग था। और भाई यहाँ हॉल्स इतने सारे हैं कि काउंट ही भूल जाओ। कुछ हॉल्स में 3-3 फ्लोर्स तक है और हर फ्लोर पर अलग चीजें। कहीं मुगल फैमिली ट्री, कहीं किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कहीं पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर बना रखा था कि कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई। पूरा मुगल यूनिवर्स समझाया हुआ था। अब ऑनेस्टली इतिहास में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया थी कि देखने में मजा आ रहा था। और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है ना तो ये जगह आपके लिए हेवन है। और अगर हिस्ट्री पसंद नहीं भी है तो भी आर्किटेक्चर और फोटो स्पॉट्स देखकर मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली वीडियो और फोटोज के लिए जगह टॉप क्लास है। पूरा लाल लाल आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी दीवारें और लाइटिंग ऐसी कि सिनेमैटिक शॉट्स अपने आप अच्छे आ जाते हैं। हम दोनों भी पूरा रील्स मोड में आ चुके थे। भाई तुम नहीं बना, अब मैं तेरी बनाता हूँ। पूरा एक्सचेंज ऑफर चल रहा था। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट अभी बाकी था। जब आप लास्ट में एग्जिट की तरफ जाते हो ना तो एक हॉल आता है जिसमें पूरा मिरर वर्क किया हुआ है और बीच में अशोक चक्र डिजाइन बना हुआ था। और भाई सच बोलूं, पूरा रेड फोर्ट घूमने के बाद सबसे ज्यादा मजा मुझे इसी हॉल में आया। इतनी मास्ट लाइटिंग प्रेशर से, यहीं से बैग खोलिए, इतना बाहर रिफ्लेक्शन, पूरा एस्थेटिक वाइब। हम दोनों वहीं रुक गए। पूरा फोटोशूट चालू। भाई एक फोटो मेरी अब स्लो मोशन वीडियो बना। अब सिनेमैटिक वाला शॉट ले, पूरा इंस्टाग्राम डिपार्टमेंट वहीं खुल गया था। और ऑनेस्टली वो हॉल एकदम A1 था। फिर वहाँ एक म्यूजिकल सेक्शन भी था सितार पे रख। जहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। आप टच करो और उसी इंस्ट्रूमेंट की साउंड आती बज रहा है कि थी। नहीं। अब हमारे साले साहब पूरे साइंटिस्ट बन चुके थे। भाई देख सितार बज रहा है कि नहीं, मृदंग की आवाज आई क्या। हालांकि आधे इंस्ट्रूमेंट्स में हमें खुद समझ नहीं आया क्या बज रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। फिर थोड़ा और घूमे, कुछ फोटोज खींची। फिर स्टार्टिंग के जो 1-2 हॉल्स थे वहां से निकलकर हम बाहर की तरफ आए और अब हम जा रहे थे रेड फोर्ट के दूसरे सेक्शन की तरफ। अब क्या है ना, हम लोग गए थे 6 जनवरी को और 26 जनवरी आने वाली थी, तो पूरा मेंटेनेंस और पेंटिंग का काम चल रहा था। जहाँ नॉर्मली रेड कलर दिखता है वहाँ कई जगह वाइट पेंट और रिपेयरिंग चल रही थी। और ऑनेस्टली इतनी क्लीनिंग देखकर लग रहा था लाल किला जैसे रिपब्लिक डे से पहले पूरा रेड फोर्ट पार्लर जाकर रेडी हो रहा हो। पेंटिंग का काम चल रहा है। फिर जैसे ही स्टार्टिंग वाला मूवी हॉल क्रॉस करोगे, काम चल रहा है। आगे लाइन से काफी सारे हॉल्स आते हैं। और भाई ऑनेस्टली इतने हॉल्स हैं कि आदमी भूल जाए कौन से में गया था और कौन सा बाकी है। अब हम लोग लेफ्ट साइड निकल गए जहाँ टॉयलेट वाला रास्ता पड़ता है, और वहीं था एक पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट वाला एग्जीबिशन। और ये ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग निकला। पूरा पुराने टाइम के पोस्ट ऑफिस का सेटअप बना रखा था। कैसे पहले चिट्ठियां जाती थीं, कैसे डाक पहुंचती थी, पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ था। और भाई आजकल तो लोग सीन करके रिप्लाई नहीं देते, और पहले लोग महीनों चिट्ठियों का इंतजार करते थे। यहाँ गांधी जी का भी सेटअप बना रखा था जहाँ वो लिखते हुए दिखाए गए थे। पूरा फ्रीडम मूवमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर एक जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन लिखा हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ऑनेस्टली इतिहास वाली चीज़ें जब सामने देखो ना तो अलग ही फील आती है। वहाँ फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज थी, फ्रीडम मूवमेंट के पोस्टर्स थे, और आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन भी था। फिर स्टैम्प्स वाला सेक्शन आया, और भाई इतने सारे स्टैम्प्स थे कि लगा पूरा देश मिनिएचर फॉर्म में रख दिया हो। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, यूज गोल, हर चीज़ के स्टैम्प्स बने हुए थे। और ऑनेस्टली इतनी छोटी चीज़ में इतनी डिटेलिंग देखकर मज़ा आ गया। फिर वहाँ पूरा पोस्टल माइलस्टोन्स सेक्शन था कि कब से पोस्टल सर्विस शुरू हुई, कैसे काम करती थी, और पुराने टाइम में कम्युनिकेशन कितना बड़ा काम होता था। अब आजकल तो व्हाट्सएप 5 मिनट बंद हो जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर एक छोटा सा एयरप्लेन भी रखा हुआ था जो एयर मेल सर्विस के लिए यूज होता था।
और एक शिप भी थी जिसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बोल रहे थे। मतलब सच बोलूं, इतनी डिटेल में सब दिखाया हुआ था कि बोरिंग बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर पुराने वाले लाल पोस्ट बॉक्सेस भी रखे हुए थे, वो देखकर चाइल्डहुड याद आ गया। हालांकि हमने कभी लेटर डाला नहीं, लेकिन मूवीज में बहुत देखा है। फिर हमने वहीं कुछ फोटोज भी खींची और ऑनेस्टली ये पोस्टल वाला सेक्शन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब इधर हमारे साले साहब फिर से चालू हो गए, जीजू एक सिनेमैटिक बना दो। अब भाई पब्लिक जगह है, बीच में लोग आते जाते रहेंगे ही। एक वीडियो में बीच में आंटी आ गई, लेकिन कोई नहीं, रियल व्लॉग वही होता है जिसमें रैंडम लोग बैकग्राउंड में आ जाएं। फिर मैंने इसकी फ्रंट साइड से भी वीडियो बना दी। मैंने कहा भाई तू घूमने आया है, तेरी वीडियोस बनाना तो बनता है। फिर हम दूसरे हॉल में गए और वहाँ सबसे पहले एक मैप लगा हुआ था, एक 8-5-7 वाला इंडिया का मैप। और भाई ऑनेस्टली इतना बड़ा मैप देखकर अलग ही फील आई। पूरा इंडिया बहुत दूर तक फैला हुआ दिखाया था। अब मैं पूरा देशभक्ति मोड में आ गया था। सबसे बड़ा था अपना भारत। बाकी सच में मैप काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर आगे वेपन्स वाला सेक्शन आया, जहाँ पुराने टाइम की तलवारें, गन्स और अलग अलग हथियार रखे हुए थे। अब ऑनेस्टली कुछ गन्स देखकर मुझे सीधा हेरा फेरी मूवी याद आ गई। वैसी वाली एंटीक गन्स थी, इतनी पुरानी लग रही थी जैसे अभी म्यूजियम से निकलकर सीधे मूवी सेट पर चली जाएंगी। कर दूंगा। फिर एक हॉल में लखनऊ और अवध के बारे में पूरा सेक्शन बना हुआ था। बड़े बड़े पोस्टर्स, राजाओं की इंफॉर्मेशन, 1857 के टाइम का हिस्ट्री, सब कुछ डिटेल में था। और क्योंकि हम लोग भी यूपी साइड से बिलोंग करते हैं, तो वो सेक्शन थोड़ा अपना सा फील हो रहा था। फिर हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे रेड फोर्ट के ऑलमोस्ट सेंट्रल एरिया में पहुंच गए। अब यहाँ से स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा रॉयल लगता है। बीच में बड़ा सा लाल स्ट्रक्चर, ऊपर डिज़ाइंस पॉइंटर, और ऑनेस्टली पूरा आर्किटेक्चर बहुत शानदार था। अब मैंने बोला भाई मेरी भी सिनेमैटिक बना दे। फिर मैं एक्सप्लोरर बनकर स्लो मोशन में चलता हुआ वीडियो बनवा रहा था और पीछे पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब पूरा ट्रैवल रील वाला सीन बन चुका था। किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तेमाल। फिर हमने पीछे की तरफ जाकर पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, जहां हमाम साइड और कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स थे। कुछ जगहों पर पानी रहता है, लेकिन उस टाइम खाली था, शायद ठंड की वजह से। अब ऑनेस्टली इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें थीं कि हर चीज़ का नाम याद रखना इम्पॉसिबल था। हम लोग आधा टाइम वीडियोस बनाने में बिजी थे, बाकी जो हिस्ट्री लवर्स होते हैं उनको यहाँ पूरा दिन कम पड़ जाए। फिर पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ था और ऑनेस्टली इतने पुराने आर्किटेक्चर के बीच वो ट्री बहुत एस्थेटिक लग रहा था। फिर सबसे पीछे से पूरा रेड फोर्ट का व्यू दिख रहा था, लाइन से हॉल्स, गार्डन्स, पुरानी बिल्डिंग्स, और ऑनेस्टली दिल्ली के बीच में इतना बड़ा हिस्टोरिकल एरिया देखकर मज़ा आ जाता है। गार्डन्स भी काफ़ी मेंटेन थे, फूल लगे हुए थे, पूरा पीसफुल वाइब। फिर हम पहुंचे एक और स्पेशल हॉल में जो पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बेस्ड था, और ऑनेस्टली ये सेक्शन काफ़ी पावरफुल लगा। वहाँ उनकी फ़ोटोज़, लेटर्स बित्रीपा टैची, लेटर्स और बैजेस, मेडल्स, सब कुछ रखा हुआ था। उनका सोल्जर वाला आईडी कार्ड भी था और पुराने टाइम की करेंसीज भी रखी हुई थी। जापानीज करेंसी, पुराने इंडियन नोट्स, आज़ाद हिंद फौज के बैजेस, मतलब बहुत रेयर चीज़ें थी। अब ऑनेस्टली इतिहास में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन ये सब चीज़ें सामने देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। और भाई पूरा दिन घूमते घूमते सच में समझ आ गया कि रेड फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, पूरा हिस्ट्री पैकेज है। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे और ऑनेस्टली रेड फोर्ट के अंदर इतना कुछ है ना कि एक हॉल ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अब हम पहुंच गए एक और सेक्शन में जहां पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वर्ल्ड वॉर वाला सेटअप बना हुआ था। यहाँ उस टाइम के हथियार, वॉर स्ट्रैटेजी पे, और इंडिया ने वर्ल्ड वॉर में कैसे पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में डिटेल में दिखाया हुआ था। और भाई प्रेजेंटेशन ऑनेस्टली बहुत बढ़िया था, इतनी डिटेलिंग थी कि हिस्ट्री बोरिंग लगने की बजाय इंटरेस्टिंग लगने लगी।
फिर हमने नेताजी की एक बड़ी सी स्टैचू देखी और ऑनेस्टली स्टैचू काफ़ी शानदार लग रही थी। मैंने वहीं एक सिनेमैटिक वीडियो बनाई और साथ में फ़ोटो भी खींच ली। अब भाई स्टैचू के साथ फ़ोटो ना लो तो घूमने का क्या फ़ायदा। जगह जगह स्क्रीन्स लगी हुई थी जहां पूरी डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी दिखाई जा रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक बहुत बड़ा मैप जिसमें कोलकाता से बर्लिन तक का पूरा रूट दिखाया हुआ था। जनवरी 1941 से अप्रैल 1941 तक नेताजी कैसे गए, कहाँ कहाँ रुके, पूरा जर्नी मैप में समझाया हुआ था। और ऑनेस्टली इतना बड़ा रूट देखकर समझ आया कि उस टाइम ट्रैवल करना मतलब अलग ही लेवल की मेहनत थी। अब आजकल हम 2 स्टेशन मेट्रो बदल लें तो लगता है वर्ल्ड टूर करके आ गए। फिर हम नीचे वाले सेक्शन में आए जहां बोस जी सल्यूट वाले पोज में खड़े थे, तो हमने भी पूरा सल्यूट मार दिया। अब भाई इतिहास वाली जगह पर थोड़ा पेट्रियाटिक पोज तो बनता है। फिर एक करो या मरो वाला पोस्टर लगा हुआ था, 1942 वाला। और ऑनेस्टली ऐसी चीज़ें सामने देखकर अलग ही फील आती है। फिर आगे बढ़े तो 13 अप्रैल 1919 वाला सेक्शन आया। अब आप समझ ही गए होंगे, जलियांवाला बाग वाला। वहाँ लाइटिंग और प्रेजेंटेशन काफ़ी इमोशनल थी और जो पोस्टर मैंने पहले दिखाया था वो उसी घटना की याद में बना हुआ था। फिर एक जगह पत्थर की दीवार पर शहीदों के नाम लिखे हुए थे और ऑनेस्टली वो देखकर कुछ सेकंड्स के लिए हम भी चुप हो गए। बाकी फिर हमारे साले साहब बोले, जीजू एक फ़ोटो यहाँ भी। मैंने कहा भाई तू फुल फ़ोटोशूट पैकेज लेकर आया है क्या। फिर हम पंजाब वाले सेक्शन में गए जहाँ फ्रीडम मूवमेंट्स, ब्लैक एक्ट और उस टाइम पनिशमेंट क्या मिलती थी बस एंड उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ था। अब ऑनेस्टली इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर सब पढ़ने बैठो तो पूरा दिन कम पड़ जाए। और हॉल्स इतने सारे थे कि आखिर में दिमाग खुद बोलने लगता है भाई बस करो अब। फिर धीरे धीरे हमने ऑलमोस्ट सारे हॉल्स कवर कर लिए और अब टाइम हो गया था बाहर निकलने का। अब हम रिवर्स ऑर्डर में वापस एग्जिट की तरफ जा रहे थे, यानी जहाँ से एंट्री मारी थी वहीं वापस। और बाहर निकलते टाइम फिर वही शॉप्स, सोवेनियर्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, सब कुछ दिख रहा था। अगर शॉपिंग करनी हो तो यहाँ ऑप्शंस काफ़ी हैं। फिर बाहर आकर हमने कुछ लास्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली और जहाँ से 26 जनवरी पर प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं उस साइड का भी पूरा व्यू लिया। अब सामने रोड क्रॉस करो तो चांदनी चौक शुरू। और भाई दिल्ली आकर चांदनी चौक ना जाओ तो ट्रिप अधूरी मानी जाती है। पहले तो हमने सोचा था चांदनी चौक नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा आज भी कवर कर लेते हैं। तो ये है चांदनी चौक मार्केट और यहाँ की गलियों से भी रेड फोर्ट का व्यू काफ़ी मस्त आता है। फिर हम एक गुरुद्वारा में गए लेकिन अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं थी तो वापस आ गए। उसके बाद हम पहुँचे कैमरा मार्केट। अब अगर आपको ड्रोन्स, एक्शन कैमराज, गोप्रो, DJI या कैमरा एक्सेसरीज चाहिए तो ये जगह हेवन है। और ऑनेस्टली ऑनलाइन से कई बार अच्छे रेट मिल जाते हैं यहाँ, बस भीड़ इतनी रहती है कि लगता है पूरा दिल्ली वहीं शॉपिंग करने आ गया। फिर एक टॉय देखा हमने, सोचा बच्चे के लिए ले लें, लेकिन भाई दुकानदार ने ऐसा रेट बताया कि टॉय से ज़्यादा EMI लग रही थी तो हमने बोला रहने दो। फिर हम पहुँचे ओमैक्स मॉल और ऑनेस्टली चांदनी चौक के बीच इतना मॉडर्न मॉल देखकर अलग ही फील आती है। बाहर से बिल्डिंग काफ़ी शानदार और अंदर पूरा AC वाला आराम। ऊपर फूड कोर्ट और थीम लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। रेड, ऑरेंज, ग्रीन अलग अलग लाइटिंग सेक्शंस बने हुए थे और खाने के ऑप्शंस भी फुल। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ। और सबसे अच्छी चीज़, अगर मेट्रो से आओ तो डायरेक्ट मॉल में एंट्री मिल जाती है। मतलब मेट्रो से उतरकर सीधा मॉल और मॉल से सीधा मेट्रो। दिल्ली वालों ने कन्वीनियंस लेवल अलग ही रखा हुआ है। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मस्त चच किया और पूरा दिन घूमने के आफ्टर आखिरकार निकल गए घर की तरफ। अब ऑनेस्टली पूरा दिन इतना घूम लिए थे कि पैरों ने ऑफिशियली स्ट्राइक अनाउंस कर दी थी, लेकिन मज़ा बहुत आया। पूरा रेड फोर्ट एक्सप्लोर किया, इतिहास देखा, सिनेमैटिक वीडियोस बनाई, चांदनी चौक घूमे, कैमरा मार्केट देखी, मॉल गए और पूरा दिल्ली वाला फील लिया। फिर लास्ट में मैं अपने साले को अरुण साड़ी सेंटर भी दिखाने ले गया, जो चांदनी चौक वालों को पता होगा काफ़ी फेमस दुकान है। मैंने बोला भाई देख लोग ऐसे पैसा छापते हैं, और भाई सच में इतनी बड़ी शॉप देखकर समझ आ गया बिज़नेस किसे कहते हैं। बाकी वहाँ थोड़ा घूमे, फिर फाइनली हम निकल गए घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।